नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। भारत इस समय बहुत बुरी तरह से प्रभावित है पश्चिम एशिया में जो कुछ भी चल रहा है उस घटनाक्रम से। हमने देखा है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसकी वजह से पेट्रोलियम, गैस, एलपीजी इन सब को लेकर तमाम तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, अटकलें लग रही हैं कि इसकी कमी होने वाली है। हालांकि सरकार का कहना है, सरकार भरोसा दिला रही है कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है, लेकिन क्या स्थितियां उतनी ही बेहतर हैं जितनी सरकार दिखाना चाह रही है? द वायर ने अपनी कई रिपोर्ट्स में ये चीज़ दिखाई है कि कैसे गैस की कमी हो रही है, एलपीजी के दाम बढ़े हैं इसी संकट के बीच में, और उसके बाद जो बुकिंग्स की जा रही हैं उसमें लंबा समय आ रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं उनकी जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई है। ये क्या सिनेरियो बन रहा है, सरकार इसमें क्या कर रही है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर मिस्टर M.K. वेणु। सर, आपका स्वागत है। सर, अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें, जिस तरह से युद्ध के बाद में परिस्थितियां बदली हैं और लगातार ये कहीं ना कहीं आज 11वां दिन है, ये कहीं ना कहीं 10 दिन से दिखाई दे रहा था कि जब रास्ता बंद होगा तो उसका प्रभाव जो है वो गैस की सप्लाई पर, LNG, LPG और जो फ्यूल की क्रूड ऑयल है उस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादों का संकट हो सकता है। सरकार ने भरोसा दिलाया ऐसा नहीं होगा, लेकिन हफ्ते भर बाद ही उसने LPG के दाम सीधे 60 रुपये बढ़ाए। डोमेस्टिक पे 60 रुपये और कमर्शियल पे 115 रुपये। जिसके बाद से जो पैनिक था, जो लोगों में पैनिक शुरू हुआ, वो अब आगे बढ़ता ही जा रहा है। तमाम वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग जाकर पेट्रोल पंप से बड़ी टंकियों में पेट्रोल ले रहे हैं, कहीं लोग सिलेंडर्स की कालाबाजारी का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या स्थिति है और इसमें क्या सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मोदी सरकार का जब भी कोई इस तरह की आपदा आती है तो सबसे पहला इनका एक जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स रिएक्शन ही होता है कि सब ठीक है, सब संभाल लेंगे। तो पहले तो जो है कि कम्युनिकेशन जो है वो सीधी तरीके से लोगों से बात की जाए, और लोग समझते हैं। ये केवल इस वक्त जो ईरान और US इज़राइल का जो झगड़ा है, इससे सारी दुनिया प्रभावित है। इससे अमेरिका भी नहीं बचेगा। ट्रंप साहब अगर ये सोच रहे हैं कि भाई कि अमेरिका वैसे सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल में, मगर ये केवल ऑयल और गैस की सेल्फ सफिशिएंसी का ही सवाल नहीं है। इसमें पूरे जो एनर्जी मार्केट्स में जो असर होता है, एनर्जी मार्केट्स का सीधा फाइनेंशियल मार्केट से भी लिंक है। स्टॉक मार्केट्स आप देखिए बुरी तरह गिरा, और भी मार्केट्स गिर रही हैं, क्रिप्टो मार्केट्स गिर रही हैं जहाँ पे ट्रंप साहब की फैमिली का पूरा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, है। तो अभी जो कल जो ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आया कि भाई ये मैं इस युद्ध का बहुत जल्दी ख़त्म होने की आशा है, उसका कारण ये है कि उन्होंने देखा कि ये जो सारा जो इसका असर पड़ रहा है, जो एनर्जी मार्केट्स में जो उथल पुथल है, जो दाम गैस और तेल के दाम में जो उथल पुथल है, वहाँ भी अमेरिका में भी लोग गैस स्टेशन में जा रहे हैं, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो वहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, ट्रंप साहब कह रहे हैं बहुत शॉर्ट टर्म पेन है, इसको सह लें। तो कुछ उसी तरह की बात यहाँ भी हो रही है कि मोदी जी की भी शॉर्ट टर्म है, मगर ये शॉर्ट टर्म हिंदुस्तान के लिए मेरा ये मानना है कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान 90% अपनी जो टोटल कंजम्पशन है ऑयल की, उस पर 90% इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। और ये बहुत इंडिया का एक बहुत ही वल्नरेबल पॉइंट है ये, और इसको प्राइम मिनिस्टर को और इनके कैबिनेट को समझाना चाहिए लोगों को कि किस तरह डील करेंगे। और LPG तो और भी वल्नरेबल है, क्योंकि LPG ज़्यादातर गैस जो यहीं से आता है, कतर, ईरान वगैरह बनाते हैं, और LPG की जो मात्रा है वो उस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ज़्यादा डिपेंडेंट, इंडिया का डिपेंडेंसी ज़्यादा है। और मेरे ख्याल करीब 75% जो LPG का जो इनका जो हमारी जो टोटल जो इम्पोर्ट है वो यहाँ से आती है, जबकि ऑयल में इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आप जैसे कहते हैं LPG के दाम एकदम बढ़े, उसमें भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि सब हफ्ते भर पहले कहते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और फिर बाद में मुंबई कल बैंगलोर होटल एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन का स्टेटमेंट आया कि हमें गैस वैस नहीं मिल रही है और हम रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं। पंजाब में भी कमर्शियल सप्लाई बंद है। इससे आप सोचिए कितनी
रोज़गार कितने इसमें जाएंगे, क्योंकि इंडिया में जो इस तरह का जो सर्विस सेक्टर है, रेस्टोरेंट, होटल, छोटे मोटे, और जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं ना, जो हिंदुस्तान के जो तकरीबन 58 से 60% लोग जो टोटल एम्प्लॉयड है जो इंडिया का, उसमें से 58% सेल्फ एम्प्लॉयड है, और वो अपना काम करता है। और उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अब जैसे मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा तलने वाले, वो भी गैस रख के अपना काम करते हैं। और भी जो छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, छोटे मोटे ठेलों में आपने देखा होगा, सैटरडे मार्केट, इधर फ्राइडे मार्केट दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में, वहाँ सब लोग अपना गैस से अपना सिलेंडर लेके वो अपना जो भी बेचते हैं, जो भी बना के बेचते हैं। तो ये एक बहुत एलपीजी खासकर मेरे हिसाब से बहुत वल्नरेबल पॉइंट है, और इस पे सरकार को खुल के बताना चाहिए कि क्या स्थिति है, कितना मिलेगा, किसको प्रायोरिटी है। अब सुनने में आ रहा है कि शायद सीएनजी घरों के लिए थोड़ा प्रायोरिटी इन्होंने रखा है कि जो घरों में जो पाइप गैस जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कटौती ना हो। तो इंडस्ट्री, क्योंकि घरों को थोड़ा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंडस्ट्री में सप्लाई नहीं जा रही। ये सीएनजी की बात कर रहा हूँ, एलपीजी नहीं। जैसे गुजरात सेरेमिक इंडस्ट्री ने साफ बोल दिया कि हमें तो मिल नहीं रहा, तो 50% उन्होंने गैस की सप्लाई स्लैश की है और सो प्रोडक्शन कम हो रहा है। जिस तरह मेरा मानना है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि कुवैत, कतर, बहरीन और उन सब देशों में, सऊदी अरब, वो ऑयल प्रोडक्शन वहाँ तकरीबन बंद के बराबर हो रही है, क्योंकि ये जो जब तक ये वॉर चलेगा तो वो अपना रिस्क नहीं लेना चाहते। उसका असर यहाँ भी दिखेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। और हिंदुस्तान की प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि इंडिया इंपोर्ट्स पे इतना डिपेंडेंट है, यहाँ पे एक फॉरेन एक्सचेंज की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि जो रुपया जो है पिछले एक हफ्ते में पूरे और एशियन करेंसीज के तुलना में ज़्यादा रुपये पे प्रेशर आया, और रुपया काफ़ी उसमें गिरावट आई है रुपये में। और ये मैं कहूँगा कि वॉर से पहले भी आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने में, या पिछले 5-6 महीनों में, 6-8 महीनों में रुपए में काफ़ी गिरावट। मैं तो कहूँगा एक साल का अगर आप वो करें, आकलन करें, पिछले एक साल रुपए में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, और एशियाई देश और बड़े जो मेजर इकॉनमीज़ की तुलना में। बाकी सब करेंसीज डॉलर के प्रति पिछले एक साल में बढ़ी हैं, 10% से ऊपर बढ़ी है। रुपया 8%, 7-8% लुढ़का है। इसका जिक्र हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी था, जो फरवरी में जो आया बजट से पहले। और इकोनॉमिक सर्वे ने साफ ये कहा कि रुपया क्यों इस तरह वीक होता जा रहा है, इसके बावजूद कि इकॉनमी में ग्रोथ ठीक ठाक है, इसका एक अलग से अध्ययन करना पड़ेगा कि रुपया क्यों लुढ़क रहा है, और उसके साथ साथ विदेशी निवेश क्यों ना के बराबर है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं दो, जो हिंदुस्तान को हमारी अर्थव्यवस्था पे और हमारे मार्केट्स पे इसका असर होगा, कि रुपया क्यों और देशों की तुलना में वीक होता जा रहा है डॉलर के प्रति, और विदेशी निवेश ना के बराबर पिछले एक साल में, पिछले 2 साल में खासकर। अभी फिर वो FIIs जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, इस बारी पिछले एक हफ्ते से तो वो बेच ही रही हैं। तो ये समस्या, ये केवल US, ईरान और इजराइल ईरान की वॉर की समस्या नहीं है, ये समस्या पहले से चली आ रही है, और अब गंभीर हो सकती है, और गंभीर हो रही है, हो सकती है। क्योंकि ये समस्या एक साल से, जब ट्रम्प साहब जिस तरह ट्रेड डील इंडिया को एक साल से धमकी दे रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, 50% टैरिफ, फिर उसको कम किया, फिर आगे किया, पीछे किया, रूस से आप ऑयल नहीं खरीद सकते, कभी बोलते खरीद लेंगे, नहीं खरीद सकते, और बिल्कुल, और हमारी सरकार बिल्कुल एक गुलामी के होने के बिल्कुल, जैसे कोई गुलाम देश हो वैसे बिहेव कर रही है, बिहेव कर रही है बिल्कुल। और ये भी एक बड़ा कारण है। इस पे भी सरकार को एक ब्रॉडर एक क्लैरिफिकेशन देना होगा कि हम
कब तक हम अमेरिका कहेगा कूदो तो कूदेंगे, बोलेगा मत कूदो तो नहीं कूदेंगे। ये सर कब तक इसमें एक चलेगा? और सवाल है, जैसे बाकी एशियन कंट्रीज़ का जब मैं डेटा देख रही थी तो बांग्लादेश ने अपने यूनिवर्सिटीज़ क्लोज कर दी, क्योंकि इन सभी देशों का जो एशियाई देश है इनके यहाँ जो ऑयल आ रहा है, जो फ्यूल आ रहा है, बाकी ढाका ने फ्यूल कैप लगाया, म्यांमार ने ऑड इवन कर दिया, वियतनाम ने फ्यूल कैप लगाया, यहाँ तक कि साउथ कोरिया तक उन्होंने फ्यूल कैप किया है, दाम बढ़ा दिए हैं, टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं। ये लोग स्पष्ट हैं कि हाँ तेल की कमी होने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है। भारत सरकार की तरफ से ये स्वीकार्यता क्यों नहीं आ रही है? भारत सरकार क्यों इस चीज़ पर अभी तक अड़ी हुई है एक तरह से कि नहीं हमारे पास भंडार है? क्या ज़रूरी है कि उस भंडार की ज़रूरत? कोई भंडार हमारे पास नहीं है। जो क्लेम कर रहे थे उस पर भी हरदीप पुरी साहब ने जो क्लेम किया कि 75 दिन का जो रिजर्व है, वो बाद में कहा गया कि वो 75 नहीं है, उस पर भी हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। 25 दिन है, 30 दिन है, कोई बोल रहा है 25, 30, कोई बोल रहा है 75। चाइना के पास 250 से ज़्यादा दिन के रिजर्व हैं, वहाँ पे उन सब देशों में क्लैरिटी है। हमारे यहाँ कुछ ठीक से बताया नहीं जा रहा, और इसका मैं आपको जवाब देता हूँ क्यों सरकार ये ठीक से इस पर बात नहीं कर रही। क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से आप देखिएगा ऑयल प्राइसेस पूरा ऊपर बढ़ा के रखा हुआ है, जबकि क्रूड के दाम नीचे थे। तब ये पैसा कमा रहे थे, खूब टैक्सेस कमा रहे थे, और ऑयल कंपनीज भी पैसे बना रही थी। तो अगर अब, क्योंकि दाम अगर $100 के, अभी आज तो एक थोड़ा गिरा है क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई युद्ध खत्म होने वाला, उनका भी कोई भरोसा नहीं है। एक दिन बोलते हैं कि ईरान अनकंडीशनल माफ़ी मांगे, और दूसरे दिन कहते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है। तो बिल्कुल वही जो लैक ऑफ क्लैरिटी अमेरिका में भी है, वो लैक ऑफ क्लैरिटी इधर भी है। और अब क्या करने वाले, बढ़ाएंगे कि नहीं? अगर यहाँ से दाम और बढ़ाते हैं, जैसे अभी ₹100 तो पेट्रोल डीजल के लोग दे ही रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर 105 110 करते हैं, तो इन्हें पता है कि यहाँ पे सारा मिडिल क्लास जो है, और जो दुनिया भर के जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ऑटो चलाने वाले, जो गैस की का इस्तेमाल करते हैं, ऊबर जो चलाने वाले, ज़्यादातर सीएनजी के भी दाम बढ़ेंगे, तो कि ओवरऑल जो है लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को पिछले 4-5 साल में एनर्जी प्राइसेस में कोई राहत नहीं मिली है। तो ये स्थिति इन्होंने खड़ी कर रखी है ना। तो अब जब नीचे थे तब लोगों को राहत देनी चाहिए थी, तब दिया नहीं। अब दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो अब ये शायद डर रहे हैं कहने से कि अब तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा हमें। ये है इनको डर इस वक्त। इसके साथ सर जो दूसरी चीज़ सामने आ रही है कि भारत की जो इंपोर्ट्स पर निर्भरता है, आपके आर्म्स बाहर से आ रहे हैं, आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो बाहर की जितने भी इंपोर्ट्स हैं उनकी वजह से चल रहा है। मोदी जी कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, आप मेड इन इंडिया और तमाम तरीके की स्कीम्स लेकर आते हैं, लेकिन अंततः जब एक वैश्विक संकट आता है तो उस वैश्विक संकट में हम भी उसी चीज़ का शिकार हैं। आप 10-12 साल से आत्मनिर्भरता का दावा कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट्स में हम डिफेंस का देख लें, आपके सारे आर्म्स जो हैं वो सब बाहर से आ रहे हैं। आज की जो स्थिति है उसमें जब आप कहते हैं कि नहीं ये भी बाहर से आएगा, और संकट चल रहा है जिसमें आने ले जाने की जो आवागमन की सुविधा है वो प्रभावित है, ये क्या तस्वीर दिखाता है कि सरकार क्या संकट का इंतजार कर रही थी ये सोचने के लिए कि हम कब निर्भरता जो है हमारी बाहरी देशों पे कम होगी? देखिए, मोदी जी के कार्यकाल अभी 11 साल होने को आ रहा है। इन्होंने कोई एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई बहुत बड़ा कोई पुख्ता इन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं लिया। शायद कोई दूसरी सरकार भी शायद कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे मैंने कहा 90% जो हमारा जो खपत है एनर्जी की, वो हम निर्भर हैं इंपोर्ट्स पे। तो अब इंपोर्ट्स पे निर्भर है तो भाई वो तो एक स्थिति है। उस पर कोई बदलाव लाने के लिए उस पर क्या कर सकते हैं? उस पर इंडिया को या तो अपनी प्रोडक्शन या ऑयल एक्सप्लोरेशन पे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दें, या और दुनिया में जाके जॉइंट वेंचर करें और कंपनियों के साथ एक्सप्लोरेशन, या किसी और देशों के साथ जिनके पास तेल बहुत है उनसे कुछ पुख्ता एग्रीमेंट करें। जो एनर्जी के मामले में वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। जहाँ तक डिफेंस का मामला आपने बोला है, वो वहाँ पे भी कोई खास हिंदुस्तान में कोई आत्मनिर्भरता नहीं है। क्योंकि आजकल जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखते हो, जो रिमोट वॉरफेयर जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ग्राउंड में मतलब ट्रूप्स जा नहीं रही हैं, और जैसे यूक्रेन और रशिया का ज़्यादातर जो ड्रोन से वॉरफेयर, मिसाइल्स, जो रिमोट वॉरफेयर जिसे कहते हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, उसमें सब हाईटेक जितनी जो हाईटेक जो एडवांस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सिस्टम,
टू लोकेट एनिमी प्लेन्स या लोकेट एनिमी एसेट्स, वो सारी चीज़ें हिंदुस्तान के पास इस वक्त नहीं है। वो ईरान का अगर आप देखें तो पूरा चाइना और रशिया से वो पूरा प्रॉपर सैटेलाइट पोजीशनिंग लेके प्रिसाइज टारगेटिंग कर रहा है यूएस और इजराइल के एसेट्स की। वो अमेरिका के पास है, हम शायद अमेरिका से और इजराइल से ज़्यादा ले रहे हैं वो चीज़ें, उसमें भी आत्मनिर्भरता नहीं है। अभी मोदी जी अभी वॉर शुरू होने से पहले अभी इजराइल होके आए, अपने नेतन्याहू को झप्पी मार के आए, तो उस वक्त क्या अखबारों में ये छपा था कि जो आयरन डोम उनका था इजराइल का, जो उनका जो इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी है प्रोटेक्ट, जो जिससे वो अपने पूरे जो शहरों को प्रोटेक्ट करते हैं, उस पे अखबारों में छपा कि वो इंडिया में वो लाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एकदम एक जब मैं ये सारा जो पिछले 4-5 दिन का मैं देख रहा था, वहाँ से उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ है और ये सबको प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए इंडिया उसको यहाँ लाना चाहता है। मगर जब ईरान और उनके जो एक्सचेंज में देखा गया कि उसकी क्षमता है नहीं उतनी जितने दावे किए जा रहे थे, वो तो जो दावे किए जा रहे थे वो तो चाइना और रशिया और ईरान ने मिलकर ईरान की आत्मनिर्भरता आप मेरे से पूछेंगे तो इस मामले में ज़्यादा है। उन्होंने जिस तरह के जो अपनी जो मिसाइल जो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स जो उन्होंने, और ड्रोन्स का उन्होंने जो मैन्युफैक्चर है, ईरान ड्रोन्स का बड़ा एक्सपोर्टर है, रशिया को ईरान ड्रोन्स एक्सपोर्ट करता है। तो वो देश जो कई अरसों से जो अमेरिका और इजराइल उसको झेल रहा है, जो वहाँ पे जो उनकी हेजेमनी को या उनको पुशबैक दे रहा है, उन्होंने ज़्यादा इन चीज़ों का में आत्मनिर्भरता अचीव किया है। हम तो अभी भी ज़्यादातर इंपोर्ट ही कर रहे हैं, या तो हम कहीं फ्रांस से रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी शायद वो ट्रंप साहब ने अपने जो इंडो यूएस ट्रेड डील में कहा जा रहा है कि वो और बेचना चाहते हैं चीज़ें, F-35 फाइटर। रशिया से हमें फाइटर एयरक्राफ्ट मिलते हैं। हाँ, रशिया से हमने टेक्नोलॉजी जो डिफेंड करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमने रशिया से कोलैबोरेट करके अच्छी चीज़ें करी हैं, जिसमें ब्रह्मोस भी आता है। और वो जो ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया कि इंडिया और रशिया के जो साथ जो को प्रोडक्शन किए हुए जो डिफेंस सिस्टम से उन्होंने काम किया है, उसमें मैं मानता हूँ कि आत्मनिर्भरता है। मगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो डिफेंस में भी अभी बहुत कुछ इंडिया को करना है। और जो मोदी सरकार जो दावा करती है, जो राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर भी दावा करते हैं कि इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ गया है बहुत, वो छोटी मोटी चीज़ों का बड़ा है, कोई बहुत जिसे बड़े सिस्टम्स नहीं हैं, बड़े मतलब कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो सिस्टम्स नहीं है उसमें। वो नट्स एंड बोल्ट्स जो है उस पे हमने शायद प्रोडक्शन बढ़ाई है और उसमें हिंदुस्तानी कंपनियां उसमें काम कर भी रही हैं। मगर जैसे मैंने कहा, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है, जो जब युद्ध शुरू होता है रिमोट वॉरफेयर, पहले एक हफ्ते में जो दर्शाता है कि कौन किसके पास कितना, हाँ, इस बारी दिख रहा है किसका पलड़ा। मतलब इन्होंने यूएस और इजराइल ने दावा किया था कि 2-3 दिन में ध्वस्त कर देंगे और ये वो रेजिम चेंज हो जाएगा। अब 11 दिन हो चुके हैं और सारे विशेषज्ञ, अमेरिका के विशेषज्ञ बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो, कि ईरान की जो स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स है वो बहुत पुख्ता रही है। और मैं कहूँगा कि आत्मनिर्भरता अगर किसी ने दिखाई है तो ईरान ने दिखाई है। एक आखिरी सवाल है जो कि है देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की कि रशिया से जब हम ऑयल लेंगे इसकी अनुमति हमें वाइट हाउस से आ रही थी। श्रीलंका ने अपना स्टैंड स्पष्ट रखा जब ये वॉर शुरू हुई, लेकिन भारत की तरफ से जब खामनेई साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद में बहुत समय तक कोई कॉन्डोलेंस नहीं दिया गया। 3-4 रोज़ बाद जाकर हमारे जो विदेश सचिव थे वो वहाँ पहुँचे। आज जाकर मुख्तार अब्बास नकवी का एक वीडियो आ रहा था जिसमें वो एम्बेसी तक गए हैं, ईरान की एम्बेसी में। बहुत स्पष्टता नहीं है, ना ही भारत
की तरफ से कोई बहुत स्पष्ट होके एक स्टैंड लिया गया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है? आप ये कहते हैं कि नहीं, आप पीस के लिए कॉल कर रहे हैं। आप जब कभी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात है तो आप एक स्पष्ट पक्ष नहीं ले रहे हैं। ना ही आप, जब आप कहते हैं कि आप ग्लोबल साउथ के नेता हैं, उस तरह से बाकी एशियन कंट्रीज, श्रीलंका जैसे देश से हम देख रहे हैं कि एक मुखर आवाज़ आ रही है, लेकिन वो चीज़ हमें भारत में नज़र नहीं आ रही। ये क्या दिखाता है? देखिए, ये जो वॉर है, इसमें आप देखिए यूरोप भी डिवाइडेड है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये साफ साफ बोला, इसमें पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सच्चाई है, जो मॉरल, जो ट्रूथ है, उसको कहना ज़रूरी है। वो ये है कि ये गलत तरीके से यूएस और इजराइल ने अटैक किया है। इट्स अ रॉन्ग, देयर वाज नो प्रोवोकेशन, ये गलत वॉर है। और ये इन्होंने ओवर रीच किया अपने आप को, और बिना प्रोवोकेशन के उन्होंने जिस तरह ईरान में जो स्कूल को उड़ाया, हाँ, वो ये वॉर क्राइम है ये। और ये अमेरिकी विशेषज्ञ बोल रहे हैं सारे कि ये वॉर क्राइम है। अमेरिकी जो वहाँ का जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, और वहाँ के कई जो सेनेटर्स हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी, सब बोल रहे हैं कि ये जिस तरह ये वॉर कंडक्ट किया गया, इट्स ये इंटरनेशनल लॉ का पूरी तरह वायलेशन है। और इसमें जिस तरह इन्होंने जो ईरान में जो डिपो, ऑयल के डिपो को जलाया, और सारे केमिकल्स जो पूरा जो सीवेज में चला गया या ज़मीन में, ये केमिकल वॉरफेयर के बराबर है। आप देयर आर रूल्स ऑफ वॉर, जिनेवा कन्वेंशन के तहत, ये उस एज पर द रूल्स ऑफ वॉर आप इस तरह डिसैलिनेशन प्लांट को नहीं उड़ा सकते जिन्होंने ईरान में उड़ाया है। इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट्स अ वॉर क्राइम। और आगे जाके कई अमेरिकी विशेषज्ञ तो ये बोल रहे हैं कि जो पीटर हेग्सेथ जो है, जो डिफेंस सेक्रेटरी, जो वॉर सेक्रेटरी बने घूम रहे हैं, और जो पहले मेरे ख्याल फॉक्स टीवी में एंकर थे, वो तो अगर ये जब भी ये सरकार जाएगी तो वॉर क्राइम्स के लिए उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, जिस तरह। तो ये अब हिंदुस्तान को इसमें पोजीशन लेना चाहिए। क्रिश्चियन वर्ल्ड, पोप ने पोजीशन ले लिया इनके खिलाफ। आप और सोचिए, वेटिकन ने पोजीशन ले लिया, सारे देशों ने पोजीशन ले लिया है, ज़्यादातर देशों ने कहा कि ये गलत हुआ है, स्पेन ने पोजीशन लिया है, सब ने यहाँ पे पोजीशन नहीं लिया जा रहा। क्योंकि इसका कारण ये है कि भाई ये जो सरकार है, इनका कुछ इजराइल से कुछ आइडियोलॉजिकल वो भी है, एक साठगांठ। ये हमेशा संघ परिवार बीजेपी का शुरू से इजराइल के प्रति एक नरमी रखता है। हाँ, इनका एक इश्क चलता है इजराइल से पहले से। तो उसका भी एक आइडियोलॉजिकल, तो ये, और जिस तरह ये अभी तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने बिल्कुल साफ साफ ये इस बारी तो न्यूट्रलिटी तो छोड़िए, अपने आप को बिल्कुल उन्हीं के खेमे में अपने आप को अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया है कि इजराइल और यूएस के खेमे में। तो इसका भी खामियाजा आगे जाके हमें भुगतना पड़ेगा। अभी ब्रिक्स में हम इस साल चेयरमैन हैं, और ब्रिक्स में ईरान बड़ा मेंबर है। आप सोचिए अब ब्रिक्स में क्या होगा। अभी इंडिया में है इस बारी ब्रिक्स का जो समिट है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी। और दूसरा, अब ये मोदी जी अब वहाँ से जब अमेरिका में उन्होंने कहा कि भाई आप रशिया से तेल खरीद लीजिए, वहाँ से परमिशन मिल रहा है, छूट दे रहे हैं वो, कोई बहुत इम्पीरियल जो हमारे आका हैं वहाँ से। अब यहाँ पे बीजेपी इकोसिस्टम ये बोल रहा है कि एनर्जी, मोदी जी ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया इंडिया के एनर्जी पॉलिसी में। क्या ब्रेक थ्रू मिला है? अब आप रशिया के पास जाओगे, रशिया थोड़ी वो वाले दाम में देगा जी। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। हैं तब तो डिस्काउंट में था, अब कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा जी। अब उन्होंने कहा कि भाई रशिया कह रहा है कि अब हम पे इन्होंने, अमेरिका ने वो सैंक्शंस हटा दिए हैं। अच्छा, ट्रंप ने सैंक्शंस क्यों हटाए हैं? क्योंकि वो खुद डर रहे हैं कि ऑयल प्राइस इतनी बढ़ जाएंगी थी, वहाँ अमेरिकी पब्लिक ही उनके पीछे बढ़ जाएगी। तो रेजीम चेंज तो वहाँ अमेरिका में हो जाएगा सब, इससे पहले, ईरान से पहले तो वहाँ होगा। तो ये तो अभी रशिया तो अभी हमें कोई डिस्काउंट नहीं देगा। मैं एक स्टेप में आगे बोलना चाहता हूँ। जब ऑयल की शॉर्टेज होगी तो रशिया जो अपना पहला जो रशिया का जो प्रायोरिटी होगा वो चाइना होगा, क्योंकि चाइना का भी ज़्यादा तेल यहीं से आता है। तो चाइना का कोटा पूरे करने के बाद ही वो इंडिया को देगा।
तो अब तो हम भूल जाएं कि पहले हमें जो हमारा जो आयात होता था उसका 40% रशिया का होता था। उसका शेयर, रशिया का शेयर उसमें 40% होता था। हमने अमेरिकी प्रेशर में आके उसको गिरा गिरा के 19 तक ले गए। अब 19 से वापस 40 तो नहीं होने का। वो वाली ट्रेन निकल चुकी है स्टेशन से। अब शायद रशिया थोड़ा ज़्यादा दाम में कुछ और दे दे, 19 से शायद 20, 22, 23 चले जाए, मगर वापस 40 जाना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार ये समझेगी कि उसे अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी है, उसे अपनी सॉवरेनिटी को बचाना है, और ख़ास तौर पर इस बात पर ध्यान देना है कि वो अपनी जनता को स्पष्ट जानकारी दे कि हमारे पास कितना ईंधन है, कितनी गैस बची हुई है। आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।